भारत और चीन ये दोनों देश बहुत प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं वाले देश हैं। ये दोनों देश इतिहास में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध देश रहे हैं, लेकिन उसके बाद कई देशों ने इन दोनों पर आक्रमण किया और इनकी सारी संपत्ति लूट ली। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह चीन में 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। चीन में तो तानाशाही शुरू हुई। उसके बाद इन दोनों देशों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और देश को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 तक भारत और चीन लगभग एक ही गति से बढ़े, लेकिन 1980 के बाद चीन बहुत तेजी से विकसित हुआ। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से बनाया गया। भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लेकिन चीन जितनी तेजी से नहीं बन पाया। एक ही शुरुआती बिंदु से आए इन दोनों देशों के बीच इतना अंतर क्यों है? क्या चीन में तानाशाही की वजह से चीन इतनी तेजी से विकसित हुआ, या फिर भारत में लोकतंत्र की वजह से विकास धीमा हुआ? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे। चीन में 1912 में राजा का शासन खत्म हो गया था। इसके बाद केएमटी और सीपीसी नामक दो पार्टियां राजनीतिक रूप से मजबूत होकर उभरी। इन दोनों पार्टियों के बीच लंबे समय तक गृह युद्ध चला। 1949 में सीपीसी ने जीत हासिल की और चीन में सत्ता पर काबिज हो गई। उसके बाद केएमटी ताइवान चली गई और वहां अलग से सरकार चलाना शुरू कर दिया। अब 1949 से चीन में केवल एक ही पार्टी सत्ता में है, वही सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। चीन में चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव में खड़ी होने वाली पार्टी सिर्फ यही सीपीसी पार्टी ही है। लोगों को इसी पार्टी में से किसी एक को चुनना होता है। चीन में सरकार तो होती है, लेकिन सारी ताकत इसी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में होती है। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा अधिकार उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पास होते हैं। वहाँ सेना भी सरकार के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए ही काम करती है। वहाँ पार्टी का कोई विपक्ष नहीं होता, सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होते। पार्टी जो कहती है वही नियम होता है। इस कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता माओ जेडोंग थे। माओ जेडोंग ने 1976 तक चीन पर शासन किया। इस दौरान लोगों के पास जो भी जमीन थी उसे सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी नीतियों के कारण चीन के लोग बहुत परेशान हुए। अवैज्ञानिक तरीकों से कृषि और औद्योगिक क्रांति शुरू करने के कारण चीन में उत्पादन काफी हद तक घट गया। माओ जेडोंग के शासन में लगभग 4 करोड़ चीनी लोग भूख से मर गए। इसके बाद 1978 में चीन को एक नया नेता मिला। उसका नाम था डेंग शियाओपिंग। उसके शासन में चीन की दिशा पूरी तरह से बदल गई। इन्हें आधुनिक चीन का जनक भी कहा जाता है। डेंग शियाओपिंग स्पष्ट सोच के साथ आए। उन्होंने विचारधारा से ज्यादा परिणाम को महत्वपूर्ण माना। जब वे सत्ता में आए तो किसानों को भूमि उपयोग के अधिकार दे दिए। अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की आजादी भी दी। इससे खाद्य उत्पादन अचानक बढ़ गया और गाँवों में आय भी बढ़ गई। इससे पहले माओ जेडोंग के समय में अतिरिक्त उत्पादन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में चला जाता था। इसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। छोटे छोटे शहरों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में घोषित किया गया। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में जमीन और बिजली बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध कराई गई। इसी तरह श्रमिकों को भी बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराया गया। इन क्षेत्रों में टैक्स भी बहुत कम होता है और नियम भी बहुत सरल होते हैं। विदेशी कंपनियां इनकी ओर आकर्षित हुई। इसी वजह से चीन में बहुत आसानी से निवेश किया गया। यही चीन के विकास की कुंजी है। इन फैसलों की वजह से शेनज़ेन जैसे छोटे शहर अब वर्ल्ड क्लास सिटीज में बदल गए हैं। चीन में सारी जमीन सरकार के पास होने की वजह से इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा इसी अवधि में शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया गया। इससे चीन में कुशल श्रमिकों की संख्या काफी बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू किया गया। इससे निर्यात भी बहुत आसान हो गया। इस समय चीन ने स्पष्ट रूप से विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के उद्देश्य से काम किया। इन सुधारों के कारण 1980 और 1990 के दशक में चीन बहुत तेजी से विकसित हुआ। 1990 से 2000 तक चीन में नीतियां स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई थीं। उसके बाद 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। इससे व्यापार संबंधी समस्याएं कम हो गईं और निर्यात करना बहुत आसान हो गया। तभी चीन को जबरदस्त विकास मिला। चीन विश्व की फैक्ट्री हब बन गया। चीन में इन सभी नीतियों को स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए वहां की स्थिर सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी। अब चीन जीडीपी, सैन्य शक्ति और तकनीक में अमेरिका से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। अब अगर हम भारत की ओर देखें तो 1947 में ब्रिटिश शासन के बाद भारत ने एक गरीब राज्य के रूप में ही शुरुआत की थी। शुरुआत में भारत ने स्वदेशी वस्तुओं और घरेलू उत्पादन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। निर्यात उन्मुख विनिर्माण पर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही भारत में राजनीतिक स्थिरता की समस्याएं भी बहुत आईं। 1975 में भारत में आपातकाल लगा, जिससे लोकतंत्र बाधित हुआ। उसके बाद आर्थिक नियम बदल गए। पीरा जैसे सख्त नियम विदेशी कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गए। इस वजह से आईबीएम, कोका कोला जैसी कंपनियां भारत से चली गईं। इसके बाद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत में राजनीतिक स्थिरता की समस्याएं काफी बढ़ गईं। इसके बाद 1991 में भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए। सरकार ने नियंत्रण कम करके बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। निवेश करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। लेकिन इन सुधारों की घोषणा होते ही तुरंत विकास नहीं हुआ।
इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण निवेशकों का विश्वास बनने में समय लगा। जब भारत सुधारों को स्थापित करने में व्यस्त था, तब चीन ने अपने गोल्डन पीरियड में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाकर बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। भारत ने जब अपना आधार तैयार कर लिया, तब उसने सर्विसेज, आईटी और सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में भी अपनी ताकत बना ली। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ, निवेश भी बढ़ गए। धीमी शुरुआत के बावजूद भारत लंबी अवधि में स्थिर विकास के रास्ते पर आ गया। उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी भारत की वृद्धि जारी रही। अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और स्पेस प्रोजेक्ट सभी तेजी से विकसित हो रहे हैं। ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार 2047 तक भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है। यात्रा भले ही धीमी हो, लेकिन दिशा मजबूती से तय हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ने भारत की तुलना में खेल की शुरुआत पहले ही कर दी थी। राजनीतिक स्थिरता होना, पूरा नियंत्रण एक ही पार्टी के हाथ में होना, निर्यात उन्मुख सोच और शुरुआती आर्थिक सुधारों के कारण चीन भारत की तुलना में थोड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। कुल मिलाकर देखें तो हमें तानाशाही बहुत बेहतर लग सकती है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरी भी है। चीन के मामले में हमने यही देखा। सीपीसी के सत्ता में आने के बाद 2 चरण आए। एक चरण में चीन ने अपने सबसे बुरे दिन देखे और दूसरे चरण में आधुनिक चीन का निर्माण हुआ। इन दोनों चरणों में लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता। नेता जैसा कहते हैं वैसा ही चलना पड़ता है। अगर नेता का फैसला सही हो तो देश आगे बढ़ता है, नहीं तो पूरा देश परेशान होता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, लोगों की आवाज होती है। अगर गलत फैसला लिया जाए तो लोग सवाल कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में विकास थोड़ा धीमा होता है, लेकिन सही दिशा में होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, अगर वह देश पहले के उद्देश्य से लोगों को परेशान करने वाली नीतियों के बजाय लोगों के लिए फायदेमंद दीर्घकालिक नीतियों के साथ आगे बढ़े, तो हमेशा लोकतंत्र तानाशाही से आगे रहेगा। भारत उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भविष्य में भारत और भी मजबूत होगा, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं।